Hello everyone. In the very last video, we had discussed the prelims aspect of this particular topic that is national emergency. आज की इस वीडियो में हम लोग इसी वन पेजर नोट से मेंस एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा जिस तरह से कल हमने देखा था कि लास्ट वीडियो में देखा था हमने कि प्रीलिम्स का सारा चीज़ एवरीथिंग यहाँ पे प्रेजेंट है नेशनल इमरजेंसी टॉपिक से रिलेटेड। आज वही देखेंगे मेंस के रिगार्डिंग, बट उससे पहले आइए दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दो एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। ओके पहला बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इमरजेंसी प्रोविजन। कहा गया है कि प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड एनी फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। नो माय फ्रेंड, एनी नहीं, केवल और केवल कौन कौन सा नहीं कर सकता है पहले वो बता दीजिए। तो 20 और 21 सस्पेंड नहीं कर सकता है। ये बात कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? देखिए आप ऊपर आप देख सकते हैं ये बात कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है। आर्टिकल 359 में यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि 44th अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत आर्टिकल 20 और 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। इस बेसिस पे स्टेटमेंट 1 क्या हो गया? गलत हो गया। ओके अब आइए देखते हैं दूसरे स्टेटमेंट को, दैट इज the presidential order on suspension of the fundamental right should be laid before each house of parliament for the approval. Yes my friend, this is right. ये बात भी यहाँ लिखा हुआ है ना कि it should be laid before each house of parliament for the approval. तो इस बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि पहला गलत है, दूसरा सही है। सो द करेक्ट आंसर इज ओनली 2। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। कौन सा स्टेटमेंट नेशनल इमरजेंसी के रिगार्डिंग करेक्ट है? तो कह रहा है कि राइट अंडर द Article 19 are automatically suspended when the national emergency is declared on the ground of war or external aggression. Yes my friend, this is right. ये बात भी आपको इस प्रीलिम्स के नोट्स में मिल जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि यस माय फ्रेंड, हियर आर्टिकल 358 में लिखा हुआ है कि ऑटोमेटिक सस्पेंशन होगा आर्टिकल 19 का। कब? ओनली इन 2 केसेस, एक्सटर्नल इमरजेंसी के केस में और जो लॉ एसोसिएटेड होगा आर्टिकल 19 से रिलेटेड वही केवल प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो एक्सटर्नल इमरजेंसी के केस में ही केवल और केवल ये आर्टिकल 19 सस्पेंड होगा, दैट इज वार एंड एक्सटर्नल एग्रेशन। ठीक है, तो आइए उस बेसिस पे देखते हैं। ये पहला स्टेटमेंट सही था। फॉर द सेकंड स्टेटमेंट, पार्लियामेंट कैन सस्पेंड राइट टू मूव टू एनी कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ ऑल फंडामेंटल राइट एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। देखिए ये स्टेटमेंट यहाँ से यहाँ तक सही है, यहाँ से यहाँ तक सही है, बट ये स्टेटमेंट गलत कैसे हो गया? तो ये स्टेटमेंट, ये पार्लियामेंट जो यहाँ लिखा हुआ है इस बेसिस पे स्टेटमेंट गलत हो गया। ओके सो पार्लियामेंट लिखा हुआ इस बेसिस पे स्टेटमेंट गलत हो गया। सो मैं बोल सकता हूँ कि ये स्टेटमेंट सही है, ये गलत है। सो द करेक्ट आंसर शुड बी ओनली 1। ओके आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। अब आइए मेंस के रिगार्डिंग चीज़ों को डिस्कस करते हैं जो हमारा लास्ट वीडियो से बचा हुआ था। ओके तो क्या क्या रिलेटेड आर्टिकल्स है जो हम मेंस में यूज कर सकते हैं? बॉडी वाले पार्ट में इंट्रोडक्शन तो मैं आपको पहले ही बता दिया था, इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे। आइए बॉडी वाले पार्ट में क्या क्या आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, या फिर इंट्रोडक्शन में भी आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। आर्टिकल 352 डील विथ अ ग्राउंड फॉर प्रोक्लेमेशन, वही 3 चीज, एक्सटर्नल एग्रेशन, वॉर एंड आर्म्ड रिविलियन। कौन से अमेंडमेंट एक्ट से आर्म्ड रिविलियन आया था आपको पता होगा? 44th। आर्टिकल 250 किससे डील करता है? जो हम कल भी डिस्कस किए थे, यूनिटरी शिफ्ट ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, यानी कि इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी लॉ मेकिंग पावर ऑफ द स्टेट लिस्ट कम्स फॉल्स अंडर द यूनियन पावर। ठीक है, यानी यूनियन लॉ बना सकता है स्टेट लिस्ट पे अंडर आर्टिकल 250 ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 354 क्या बोलता है? सिंपल है यार, कि जो रेवेन्यू मॉडिफिकेशन के बारे में बात करता है। ये बात भी मैं ऊपर आपको बताया था कि इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी है ना, फाइनेंशियल, देखिए यहाँ पर फाइनेंशियल पॉइंट में आर्टिकल 354 कि प्रेसिडेंट मॉडिफाई कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू, वो जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको मॉडिफाई कर सकता है। ओके सो उसके अलावा आर्टिकल 358 359 डील्स विद द फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड। आते हैं इशू, इमरजेंसी के साथ क्या क्या इशू है? सिंपल सी बात है, इमरजेंसी के केस में स्टेट का पावर छीन जाता है, सारा का सारा चीज़ सेंटर के हाथ में चले जाता है, यानी कि बाय वी कैन से दैट डी फैक्टो जो फेडरल गवर्नमेंट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? यूनिटरी सिस्टम में। तो कोलैप्स ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर पहला। उसके अलावा मैं अभी हमने देखे हैं कि आर्टिकल 354 के अंतर्गत रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन को मॉडिफाई कर सकता है। तो हम बोल सकते हैं फाइनेंशियल स्ट्रेंगुलेशन। आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन यहाँ पर कीवर्ड का यूज किया गया है, दैट इज फाइनेंशियल स्ट्रेंगुलेशन, है ना। स्ट्रेंगुलेशन का मतलब है गला दबा देना। तो स्टेट का फाइनेंशियल स्ट्रेंगुलेशन हो सकता है अगर आर्टिकल 354 का यूज किया जाता है तो। उसके अलावा ये देखिए, ये दोनों प्रोविजन पहले मिसयूज किया जाता था कि 1957 में इंटरनल डिस्टर्बेंस जो प्रोविजन है उसका मिसयूज किया गया था पहला। दूसरा, कैबिनेट को बाईपास कर दिया गया था ना। पहले रूल ये था कि पीएम डायरेक्ट प्रेसिडेंट को एडवाइस दे सकता है और नेशनल इमरजेंसी लगाने के लिए। बाद में 44th एक्ट के अंतर्गत इसे चेंज कर दिया गया कि कैबिनेट का रिटन अप्रूवल चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, उसके अलावा ऑफकोर्स इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी एक फेडरल स्ट्रक्चर का इशू ये भी है कि पावर
टसल स्टार्ट हो जाएगा बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। सो दीज आर द सम ऑफ द इशूज जो कि मेंस में आप इस पॉइंट का यूज कर सकते हैं। अब आते हैं वे फॉरवर्ड, या फिर जिस तरह से प्रेसिडेंट रूल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था उसी के बेसिस पे मैंने यहाँ पर ये पॉइंट लिखा कि व्हाई नॉट इन्वोक्ड आफ्टर 1975 के बाद नेशनल इमरजेंसी भारत में क्यों नहीं लगाया गया है। तो आइए देखते हैं। सिंपल, पहला 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हुआ, जिसके अंतर्गत मैं 4 पॉइंट लिखा हूं कि इंटरनल डिस्टर्बेंस आर्म रिबेलियन से रिप्लेस कर दिया गया, मैंडेटरी कैबिनेट का रिटन अप्रूवल कंपलसरी कर दिया गया है, उसके अलावा बोथ हाउसेस को अप्रूव करना पड़ेगा विद इन 1 मंथ, पहले 2 मंथ था, और आर्टिकल 2021 ये कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके नेक्स्ट ये वे फॉरवर्ड अगला देखिए, इसके अंदर 4 पॉइंट है तो आप इसको 4 पॉइंट बना सकते हैं। उसके अलावा लोकलाइज्ड प्रोक्लेमेशन, जैसे आर्टिकल ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत ये बता दिया गया है ना कि नेशनल इमरजेंसी को पूरे इंडिया में या फिर इंडिया के किसी एक पार्ट में भी लगाया जा सकता है, तो लोकलाइज्ड प्रोक्लेमेशन का प्रोविजन आ गया। उसके अलावा हमें और क्या करना चाहिए बेटर करने के लिए, है ना, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट कीजिए, फेडरल हार्मनी मेंटेन रखिए ताकि स्टेट और सेंटर के बीच का ट्रस्ट बना रहे, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि अगर नेशनल इमरजेंसी कभी लगाने का जरूरत भी पड़ जाए, है ना, वैसे जरूरत तो नहीं पड़ना चाहिए बट अगर कभी पड़ भी जाए तो ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, फेडरल हार्मनी, दीज कीवर्ड्स, है ना, ऑफ कोर्स आपको आंसर राइटिंग में हेल्प करेगा और ये फैक्ट जो है, ये चीज़ें जो है वो सेंटर स्टेट रिलेशन को बेटर बना के रखेगा। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ये बहुत, दिस इज अ वेरी फेमस कीवर्ड ऑफ यूपीएससी इटसेल्फ, है ना, बहुत बार यूपीएससी इस कीवर्ड का यूज किया है, इसलिए मैंने आंसर में डाल दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को इंक्रीज करना है ना। उसके अलावा फिर से एक कीवर्ड आपके सामने, दैट इज डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन रखना है। सेंट्रल गवर्नमेंट का या फिर स्टेट गवर्नमेंट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन रखे। सो by this way we had discussed the mains related point of the topic national emergency. So that's all for this video.